ये 7 साल में 8 बार रोने वाला 56 इंच का प्रधानमंत्री जो मगरमच्छ के आंसू बहाता है, उसके आंसू पर आज लोग हंसते हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये रो क्यों रहा है। ये अपनी विफलता के लिए रो रहा है, अपनी बुद्धि शून्यता के लिए रो रहा है। इसको पता है कि हमारे पास में अकल होती नहीं है, कोई भी चीज हैंडल करने की अकल नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा, मैं अभी एक सात पाटिल करके एक कादम्बरी पढ़ रहा हूँ, उसमें वो राजा राम मोहन राय के समय में किस तरीके से ब्राह्मणों ने पूरी अनारकी फैला दी थी। इस तरीके से ये गांव के देशमुख और ये बन गए थे, सरदेशमुख बन गए थे, और इन्होंने किस तरीके का शोषण किया था। तो उनके जो जिनको सत्ता नहीं थी वो ब्राह्मण भी बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो मुसलमानों का राज है। अगर इस तरीके से लूट होना है हमारी, इस तरीके से हमारा शोषण होना है, इस तरीके से गैर बराबरी होना है, इतना अन्याय होना है, तो इससे अच्छा मुसलमान है। और उन्होंने मुसलमानों को बुलाया, वो लड़के लड़ रहे थे, यानी मुसलमानों की तरफ से लड़ने वाले भी हमारे ही लड़के थे, और ये गाली देते मुसलमानों को। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों के नजदीक तक ले जाने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी पूरा देश त्राही त्राही में है। जिस तरह से दूसरी लहर में अस्पतालों में और शमशान घाट और कब्रिस्तान में जो कुछ हमने सब कुछ देखा वो हमारे सामने है, लेकिन इसके बीच में प्रधानमंत्री जी एक बार फिर आते हैं और वो कहते हैं कि ये एक तरह से संकट तो है, पूरी सेंचुरी का एक बड़ा संकट है, लेकिन हम बड़ी मजबूती से इसका सामना कर रहे हैं। ये कैसी मजबूती है, क्या कुछ है, ये समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं जनाब अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर में हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अविनाश काकड़े जी, आपका वेलकम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि आप प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है कोरोना के बारे में और उससे आगे भी बहुत कुछ कहा है, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं इस बार, क्या कुछ पैगाम है और आप उससे कैसे उसको क्या समझते हैं? देखो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण भारत आत्मनिर्भर हो गया। अब ये बताने की ये मन की बात है उनकी। इसमें मोदी ने ये कहा कि अमीरों को पैसा देके आत्मनिर्भर किया, गरीबों को भाषण देके आत्मनिर्भर किया, और मध्यम वर्ग को बोल दिया कि तुम आत्मनिर्भर हो गए, मजे करो। क्योंकि देना लेना कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में हम दवा नहीं दे सके, हम उनको ऑक्सीजन नहीं दे सके, हम उनके मुर्दों को कफन और अग्नि नहीं दे सके, तो आत्मनिर्भर तो कर ही दिया है ना। फकीर है, झोला लेके चल जाएंगे, सबके हाथ में झोला पकड़ा के चल देंगे तो झोला पकड़ा दिया। अब इतनी बुरी हालत है हमारे देश की कि देख लो, 5 साल में यही मोदी अरे अलग अलग देशों को लाखों करोड़ रुपए बांट रहे थे। मंगोलिया को भी इन्होंने 70-80 लाख हजार करोड़ रुपए दे दिए थे, भूटान को भी दिए थे, नेपाल को भी दिए थे, और अब केनिया से लेने की नौबत आ गई। भक्त ये बोल रहे हैं कि केनिया तो सबको देता है, केनिया दानत वाला देश है, देने वालों पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है मेरे, वो बड़ा है केनिया, केनिया को नमन, केनिया की जनता को नमन। मगर लेने की नौबत क्यों आई देश को? इतनी बुरी नौबत क्यों आई? 2004 में हमने एक रेजोल्यूशन लिया था, कैबिनेट रेजोल्यूशन था, कि हम अब किसी देश की मदद नहीं लेंगे क्योंकि हम विकसित देश के श्रेणी में जाना चाहते हैं। ये जो मदद आती है अविकसित और विकसनशील देशों का आती है। इतनी समझ नहीं है उन गधों को, ये जो मूर्ख लोग है ना, भक्त बैठे हुए हैं, तो इनको इतनी समझ नहीं है कि देशों की जो क्राइटेरिया होती है कि विकसित देश कभी मदद नहीं लेते। अमेरिका को कुछ भी बोलो मदद नहीं लेता, वो उसके अगेंस्ट में पैसा देता है। अगर उसको हमने इंजेक्शन दिया होगा तो उसने पैसा दिया होगा, या फिर बार्टर सिस्टम में कुछ ना कुछ वस्तुएं देता है। मगर जब गरीब देशों को दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट में कुछ लिया नहीं जाता है। केन्या ने हमको दिया तो कुछ लिया नहीं, ऐसे ही दे दिया 12 टन। और ये 12 टन लेने की जो नौबत आई केन्या से, जिस देश को हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री कंटिन्यूअसली देते रहे, अफ्रीकन कंट्रियों को हम देते रहे, दया के माध्यम से, उनके उत्थान के लिए, उनको मानवता के नाम से देते रहे। और ये ऐसा प्रधानमंत्री और इनके भक्त हैं मूर्ख कि इनको ये समझ में नहीं आता है
कि विकसित देश को विकसनशील के श्रेणी में लाना और विकसनशील को अविकसित के श्रेणी में लाना, तो आज भारत अविकसित के श्रेणी में आ गया। जिस तरीके से इन्होंने मदद को स्वीकार किया और जिस तरीके से 170वें नंबर पर भारत गरीबी में पहुंच गया, दरिद्रता में पहुंच गया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने हमें विकसित देश कहा था, आपको याद है? मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहा था कि डेवलप्ड कंट्री हो गया है। तो उस वक्त बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि एक बड़े देश के प्रेसिडेंट ने हमें डेवलप्ड कह दिया है। हालांकि वो टैक्स बचाना चाहते थे, उसके बारे में ये पता चला। लेकिन आप क्या कहते हैं कि क्या जो कुछ ये मदद ली जा रही है ये मुनासिब नहीं है, और हमारी ऐसी हालत क्यों हो गई? आखिर आप इसको कैसे, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें, थोड़ा सा और बताइए। देखो, मैं टेक्निकल मदद लेने पर, ऑक्सीजन की मदद लेने पर, उसके क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीनेशन की मदद लेने पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। टेक्निकल मदद एक दूसरे को दी जाती है, उसके अगेंस्ट में हमको भी कुछ देना पड़ता है। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि कांग्रेस और मनमोहन की कमाई पर इसने जो बांटा, इतने दिन 5 साल जो बांटते रहा, इसने देश को कहां ले जाके खड़ा कर दिया मोदी जी ने। ये इतनी बुरी अवस्था में ले गया, और इसका कारण है कि ये चम्मच से जब बचपने में दूध पीते ना हम लोग, सबको पिलाया होगा, माँ का दूध जब छूटता है तो उसके पहले या बाद में चम्मच से दूध पिलाते हैं। इनको हर वक्त आचमन का पानी पीने की आदत होती है, दूसरा चम्मच से डालता और ये आचमन करके पानी पीते हैं। तो इनको ये मांग के पिए बिना और इस तरीके से खाए पिए बिना इनका पेट ही नहीं भरता। इनको स्वयं पूर्णता समझती नहीं है, ये कभी स्वयं पूर्ण होते नहीं, क्योंकि ये काम नहीं करते। जब तक वो निर्माणी का काम तुम्हारे हाथ से नहीं होगा, या जो कौम के हाथ से निर्माणी का काम नहीं होगा, जब तक वो कौम मजबूत नहीं बना सकती देश को। हम कितना भी गाली दे दे औरंगजेब को, मगर औरंगजेब के जमाने में भी इस देश का एक्सपोर्ट में जो परसेंटेज था, दुनिया के एक्सपोर्ट में 27% हम एक्सपोर्ट करते थे, और आज की तारीख में माइनस चली गई है हमारी इकोनॉमी। हमारा जीडीपी है -7.3। ये दुनिया में यानी हमारी आजादी से लेके अब तक कभी नहीं हुआ इतना जीडीपी। 2 बार हमारा माइनस में गया था जीडीपी। एक बार इमरजेंसी के बाद में जो सरकार आई थी और जो अनारकी थोड़ी थी, उसमें आखिरी के 6 महीने में जीडीपी गई थी 5% माइनस, और उसके पहले चाइना के वॉर के वक्त हमारी जीडीपी गई थी 2.3% माइनस। अभी तो 7.3% माइनस गई है जीडीपी। और ये बात किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं लगती इनको। तो ये जो है ना, इनका जो स्वामी है सुब्रमण्यम स्वामी, इसने बोला कि ये सारे जो बुद्धू बैठे हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और ये बुद्धुओं का सरदार वहां बैठा हुआ है। सर, इनसे नहीं होगा, ये बारात के घोड़े हैं। ये आपको पता होगा तांगे के घोड़े हैं। ये आरएसएस और बीजेपी से जो पैदा होते हैं, ये बारात के और तांगे के घोड़े होते हैं। अभी देश को चलाना मतलब रश्म रथ चाहिए, सूरज के घोड़े चाहिए, और ये सूरज के घोड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके औकात नहीं है। तो ये भी, मोदी भी किसी भी सोच के काबिल नहीं है। जब भी कोई डिजास्टर होता है, आदमी की परीक्षा कब होती है? जब आदमी पे संकट आता है, जब परीक्षा होती है। संकट के वक्त ही आदमी की सच परीक्षा होती है। और ये पहला संकट आने के बाद जिस तरीके से हैंडल किया इन्होंने, जिस तरीके से उसको फेस किया, और जिस तरीके से इनकी समझ बुद्धि सबके सामने आ गई, अब ये बात सबके लिए क्लियर है। भक्तों के लिए भी शायद क्लियर है, क्योंकि कई भक्त मर गए जो बोलते थे कि हमें मंदिर चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए। बड़े आंख वाला जो आता था वो भी मर गया, उसका परिवार मर गया, 4 लोग मर गए। और उसके जो चाचा थे, उसने एक लंबा लेटर लिखा है मोदी को कि हमारी पूरी पीढ़ी, हमारे पूरे लोग, हम वैश्य समाज के कुर्बान हो गए आपके लिए, और आपने हमारे लिए क्या किया। मैं अभी देख रहा था कि ये नया 2018 में जो आरएसएस की नई कमेटी बनी, 18-19 के इसमें जो बनी कमेटी, उसमें एक वैश्य और एक ओबीसी है। बाकी 51-52 लोगों की कमेटी में एक भी ब्राह्मण के सिवाय कोई आदमी नहीं है। तो आरएसएस का मतलब, हिंदू का मतलब उनका सनातनी, और आरएसएस का मतलब है ओनली ब्राह्मण। उसमें ओबीसी, एससी, एसटी कोई नहीं आता। आप तो बिल्कुल नहीं आते, मुसलमान का तो सवाल नहीं, मगर उसमें ओबीसी भी नहीं आता, एससी भी नहीं आता, एसटी भी नहीं आता, और कोई लोग नहीं आते, इवन ठाकुर नहीं आता। ये उनके जो लठेत बन के घूमते हैं ना ठाकुर लोग, जो उनके धर्म रक्षा की लठेती करके घूमते हैं, उनकी भी औकात कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ वोट के टाइम पर इन सबको हिंदू बना दिया जाता है, और अब जहां कहीं सरकार चलाने का मामला हो
या संगठन चलाने का मामला हो, उसमें सिर्फ पंडित रहते हैं? क्या कुछ है, क्यों? इस पर थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में कई स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसे वक्त में मैं आपको बताऊं कि मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था। मेनका गांधी बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट है, वो खुद बहुत ही एक तरह से आंखों में आंसुओं के साथ इस सरकार को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को, इन सबको बहुत खुल करके क्रिटिसाइज कर रही है। वो खुद पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट है। क्या कुछ है जो इतना कुछ बिगड़ गया और दूसरी तरफ जब जरूरत होती है तो सब हिंदू हो जाते हैं? क्या कुछ है ये? नहीं, हिंदू नहीं होते। देखो, आपने देखा होगा कि 7 साल में 8 बार रोने वाला 56 इंच का प्रधानमंत्री, जो मगरमच्छ के आंसू बहाता है, उसके आंसू पर आज लोग हंसते हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये रो क्यों रहा है। ये अपनी विफलता के लिए रो रहा है, अपनी बुद्धि शून्यता के लिए रो रहा है। इसको पता है कि हमारे पास में अकल होती नहीं है, कोई भी चीज हैंडल करने की अकल नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा, मैं अभी एक सात पाटिल करके एक कादम्बरी पढ़ रहा हूँ, उसमें वो राजा राम मोहन राय के समय में किस तरीके से ब्राह्मणों ने पूरी अनारकी फैला दी थी, किस तरीके से ये गांव के देशमुख और ये बन गए थे, सर देशमुख बन गए थे, और इन्होंने किस तरीके का शोषण किया था। तो उनके जो जिनको सत्ता नहीं थी, वो ब्राह्मण भी बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो मुसलमानों का राज है। अगर इस तरीके से लूट होना है हमारी, इस तरीके से हमारा शोषण होना है, इस तरीके से गैर बराबरी होना है, इतना अन्याय होना है, तो इससे अच्छा मुसलमान है। और उन्होंने मुसलमानों को बुलाया, वो लड़के लड़ रहे थे। अरे मुसलमानों की तरफ से लड़ने वाले भी हमारे लड़के थे, और ये गाली देते मुसलमानों को। ये क्या बोलते हैं? ये देखो, ये किसी बात को चलाने के काबिल नहीं है। अभी एक किताब मैं पढ़ रहा था सावरकर पे। अरे कितना बुरा कर सकता है कोई आदमी, कितना बुरा दूसरे को बोल सकता है, किस तरीके से माफी नामने नित्य खुद की जान बचाने का काम कर सकता है, और खुद को वीर घोषित स्वयं ही कर सकता है। इतना नीचता का उदाहरण अगर कोई होगा तो वो है। और ये इनके आइडियल है, सारे के सारे आइडियल है। आज नितिन गडकरी ने एक ये किया है, फेसबुक पेज रखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि गोलवलकर की आज तारीख के अनुसार जन्मतिथि है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि के अनुसार मनाने के लिए प्रोत्साहित करते, क्योंकि वो हिंदू थे। अब ये कौन है? ये पारसी है क्या? ये क्या ईसाई है क्या? तुम्हारी क्यों, तुम्हारे बाप की जन्म तिथि आप क्यों डेट के अनुसार मना रहे हो, और वो भी अंग्रेजी डेट के अनुसार? और हमको बनाते नया साल तुम मनाओगे तो तिथि के अनुसार मनाओ, आपकी पुण्यतिथि जयंती मनाए तो तिथि के अनुसार मनाओ। तो ये दोगली औलादे है, सारी की सारी ये दोगली औलादे है। इनके कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि क्या आप ये सजेस्ट करेंगे अपने दर्शकों को? मैं समझता हूं कमेंट्स में वो लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के जितने बयानात आते हैं उनमें से कितने परसेंट लोग हैं जो उनकी बात को सच समझते हैं। क्या आप लोगों से चाहेंगे कि वो बताएं कि कितना विश्वास कितना रह गया प्रधानमंत्री जी के बयानात पर? क्योंकि कभी वो रोते हैं, कभी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, कभी ये कह देते हैं कि साहब देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे बेरोजगारी 40 साल 45 साल में पहली बार इतनी कम हुई हो या 12 महंगाई हो। करोड़ रोजगार गए सर, 12 करोड़ रोजगार गए, 12 करोड़ रोजगार गए ये 7 सालों में। जब बोला था कि 2 करोड़ हर साल देंगे, 7 सालों में 12 करोड़ रोजगार गए। हर साल में 2.25 करोड़ रोजगार इन्होंने खा लिए। हर दिन इन्होंने 700 करोड़ रुपए का लोन बांटा। 2560 दिन में इन्होंने हर दिन 700 करोड़ का लोन बांटा, और उसमें 350 करोड़ माफ कर दिया। ये लूट रहे सर देश को। 5.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिए रिजर्व बैंक से, बैंकें डुबा दिए इन्होंने, कुछ नहीं रखा सर। ये आरटीआई है, ये आरटीआई हमने निकाला है। हेल्थ के लिए टीके जो लग रहे हैं, कोरोना के टीके, इसमें इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था मार्च में, फरवरी में। 1 फरवरी को जो आया था कि हम इसके लिए, हेल्थ के लिए 2,30,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन हेल्थ के लिए करते, और उसमें से 35,000 करोड़ रुपए टीके के लिए करते। इन्होंने आज के तारीख तक उसमें से 4,448 करोड़ रुपए के सिवाय ज्यादा पैसा दिया ही नहीं। बाकी क्या 377 के बरातियों के लिए खिलाने के रखा था। 35,000 करोड़ में से आपने एवरेजन पकड़ा तो 4,500 करोड़ रुपए मात्र खर्चा किया है,
और ये जावड़ेकर बोलता है कि ये साल में सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो जैसा रेमडेसिविर आपके वीरों ने, जो गुजराती वीर थे और यहाँ इंदौर और भोपाल के वीर थे, पानी भर के बेचा 40-40 हजार में, वैसे वैक्सीन दोगे क्या? क्योंकि कंपनियां बोल रही है हम तो मार्च जून तक आपको 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन नहीं दे सकते। तो ये कहां से लाएंगे वैक्सीनेशन? और ये पैसा काहे के लिए रखा है? संघियों के बरातियों को जो 377 खलास किया था, उनकी बरातें लेके चलते समलैंगिकों की, उनके लिए रखा है पैसा। बाकी का मोदी ने किसके लिए रखा है? साली जनता मर रही है, उनके लिए पैसा नहीं है इनके पास में। जनता को वैक्सीनेशन का पैसा नहीं है, और मोदी घोषणा करता है हम आत्मनिर्भर हो गए। किस बात में आत्मनिर्भर हो गए हम? किस बात की आत्मनिर्भरता है? ये अविनाश काकड़े जी, ये बहुत ही अहम बात है और मैं समझता हूँ पूरा देश तकलीफ से गुजर रहा है। और मुसलसल जो झूठ की बात आपने बताई, और सिर्फ आंकड़ों का खेल लगता है, ऐलान होते हैं हजारों करोड़ और लाखों करोड़ का ऐलान होता है, लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा, कहाँ कुछ जा रहा है। ये 20 लाख करोड़ का ऐलान हुआ था पिछले साल, 20 लाख करोड़ का ऐलान हुआ था, उसमें से 7.5 लाख करोड़ रुपए लेके इनके जो ये थे हम दो हमारे दो वाले जो थे, वही लोग भाग गए। अभी आपने देखा होगा नीरज मोदी ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे पास 33% पैसा है, बाकी का पैसा बीजेपी पार्टी और बीजेपी के लोग खा गए। तो ये मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो या और कोई हो, जो बैंक का भगोड़ा होगा वो इनका शेयर देके भागा है। और ये नीरव मोदी ने बोल दिया है, एफिडेविट पे बोला है कोर्ट में। और इतनी बुरी बात अगर बोलता है, दूसरा कोई प्रधानमंत्री अगर होता या दूसरी सरकार होती तो आग लग जाती थी पूरे देश में। इन्होंने तो आग लगने की छोड़ो, इसकी जिम्मेवारी भी लेने का काम नहीं किया। सर ये इन्होंने जितने पैसे हजम किया सरकार के और सरकारी बैंकों के, आप देख लीजिए। ये बोलते कोरोना की वजह से हमारा माइनस ग्रोथ रेट गया और ये हुआ। सर एनपीए का फिगर बता देता हूं मैं, एनपीए का फिगर देख लीजिए। इस समय अमेरिका का एनपीए का फिगर है 0.9, ब्रिटेन का एनपीए का फिगर है 1.1, जर्मनी का इसका एनपीए का फिगर है 1.2, साउथ अफ्रीका का फिगर है 7.3, चीन का एनपीए का फिगर है 1.8 और भारत का एनपीए का जो फिगर है वह है 9.5, मतलब 10। कहां बचेगी आपकी इकोनॉमी? कौन से लक्ष्य नहीं है? मतलब 100 रुपए दिए तो उसमें से 10 रुपए कभी आना ही नहीं है वापस। बैच तो छोड़ दीजिए, आपकी मुद्दल 10 रुपए नहीं आना है वापस 100 में से। 9.5 एनपीए हो गया है, करोड़ों रुपए। मैंने मतलब उसके फिगर अगर आप देखोगे तो इन्होंने 18,34,690 करोड़ के लोन बांटे थे, और उसमें से इन्होंने आधे से ज्यादा लोनों को ये कर दिया, माफ कर दिया। उसमें से 1635 करोड़ रुपए तो आपके जय शाह के हैं। और मोदी जी को जब सवाल पूछा था पार्लियामेंट में तो वो दूसरे फिगर बता रहे थे, दूसरी बातें कर रहे थे। उनको पूछा था रोजगार कितने बढ़ाए, तो वो बता रहे थे कि डॉक्टर कितने हो गए प्रोडक्शन, और वकील कितने पैदा हुए, और इंजीनियर कितना पैदा हुआ, और पकोड़े से कितने लोगों को रोजगार मिला। ये बहुत निकम्मा और क्या घटिया स्तर का आदमी हमको प्रधानमंत्री के तौर पर मिला है। ये किसी भी हालत में कुछ भी होने के लायक नहीं है, क्योंकि जिस देश में झूठ पर सत्ता आधारित होगी, हर बात में झूठ बोलता है। इसके 100 अगर बात इसने किया होगा तो उसमें से 1 आध 2 भी सच नहीं होती है, हर बात झूठी होती है। और ये झूठों का सरदार है, क्योंकि आरएसएस जो है वो गोबिल्स के तत्व ज्ञान पर चलती है कि एक झूठ बात 100 बार अगर बोली जाए तो वो सच लगने लगती है। ये इनको इनके दिमाग में है, मगर पैसे का स्वांग नहीं आता और मौत का स्वांग नहीं आ सकता। जब नदी में मुर्दे तैरते हैं, उनके कर्मकांड हुए बिना जब नदी में तैरते मुर्दे, तो उसका स्वांग नहीं ला सकते। पैसे अगर नहीं है तो उसका स्वांग नहीं आ सकता। तो ये दो चीजों का कभी स्वांग नहीं आता, क्योंकि मौत झुटला नहीं जा सकती और खाली जेबें झुटलाई नहीं जा सकती। ये दोनों चीजें बता रही है कि मोदी 7 साल में कितना झूठ बोला था और इसका मॉडल क्या था। ये खाली जातिगत लड़ाइया, धर्मगत लड़ाइया, फ्लैक्शन करना, विभाजन करना, ये इनकी नीति और रीति रही है। यही काम ये कर रहे, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। अभी भी यही उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में यही काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत ही बेबाक अंदाज में वो हकीकतें बताई जिस पे आंखें खोलने की जरूरत है।
और देश को लूटना एक तरफ, साथ साथ लोगों के अंदर दुश्मनी और नफरत पैदा करना और अपने चाहने वालों की जेबें भरना, ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं। शायद ऐसा लगता है कि वापसी मुमकिन नहीं है, शायद सरकार जाती हुई नजर आ रही है। वेस्ट बंगाल हाथ से जा चुका, अब उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट्स में क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपने बहुत ही अहम फैक्ट्स बताए, हकीकतें बताई, आंकड़े बताए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं मैं, मोदी के 100 झूठ। हाँ, अभी तक मेरे पास में 80 झूठ हो गए। आप वो 100 झूठ इकट्ठे कीजिए और हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि आप बताइए कि मोदी जी की किसी बात पर आपको कितना विश्वास आता है, कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।